एनसीआर हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये एनसीआर होता है। ये देखेंगे हम पीएनसी में ये एनसीआर क्या होता है। सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पे डिटेल में देख लेंगे। अभी के लिए तो फॉर्मूला में काम में आने वाला है एनसीआर, और इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जब एक्सपेंशन में हम करेंगे, दो तरीके के कोएफिशिएंट होते हैं, बाइनोमियल होता है और एक जनरल कोएफिशिएंट होता है। तो बाद में देखेंगे उसको। अभी के लिए एनसीआर, तो तुम बताओ यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आती है। एनसी0, एनसीएन, n-1 से 0, n-1 से n-1, फिर उसके बाद nc1, ncn-1, ये सब की वैल्यू बहुत जल्दी है। इसकी 1 इसकी 71 41 41 पहले वाले की 1 जब यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये, और एक चीज और, ये कब डिफाइन होता है, ये भी है। ये डिफाइन कब होता है, ये n होगा नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद r होना चाहिए होल नंबर, और ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। n या तो r के इक्वल रहे या उससे बड़ा ही होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इन तीन कंडीशन से ये चीज डिफाइन होती है एनसीआर। n नेचुरल नंबर जो सिर के ऊपर आया वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ये होल नंबर आना चाहिए, और ये ऊपर वाले क्वांटिटी नीचे वाले के इक्वल रहे या उससे ज्यादा रहे, ये होना चाहिए हमेशा। तो अब यहाँ पे बताओ ये ऐसे जीरो की वैल्यू जब हम निकालेंगे, और मेरे ख्याल से जीरो फैक्टोरियल इसकी वैल्यू सब लोगों को पता होगी। n फैक्टोरियल क्या होता है, क्या होता है n फैक्टोरियल, और उसके पहले वो भी देख लो। ये n फैक्टोरियल होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब ये n into n-1 into n-2 up to 1 ये होता है। अब इसमें देख लो, अगर हम इस n को बाहर निकालते हैं तो बाद में क्या बचता है, n-1 फैक्टोरियल बचता है। n को अगर हमने साइड में ले लिया, बाद में क्या बच रहा है, n-1 n-2 n-3 up to 1 का प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर्स का, तो वो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको मान लो अगर हमें n-1 को भी बाहर लेना है, तो n into n-1 into ये क्या आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको बाहर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, तो बाहर लेते जाएंगे, फिर ये कम कम होता चला जाएगा। ये n फैक्टोरियल होता है। वैसे यहाँ पे देखो ये n फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये n फैक्टोरियल यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये भी 1। इस फॉर्मूले में उत्तर है, ऊपर वाले में r की जगह पे 0, नीचे वाले में r की जगह पे n, ये वाला। मतलब ये समझ आना कि अब यहाँ पे 0 अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। और ऊपर नीचे सेम नंबर आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1, इसमें इसकी वैल्यू दे रहे होंगे n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ये देखो इसको लिख सकते हैं आप, इसी प्रॉपर्टी से ऊपर में जो लिखी है, तो यहाँ से ये n आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये भी n आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। ये बेसिक प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। n फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीआर वो डिफाइन कब होता है, एंड फिर की वैल्यूज। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। देखो इसको जल्दी से।
और स्कोर चेक कर लिया क्या? नहीं, मेमोरी बेस से नहीं किया। ऑफिशियल कब आने वाली है? 2-3 दिन में आने वाली है। सर वो स्ट्रेट लाइन सर्कल से लेक्चर अपलोड कीजिए। हाँ हाँ, वो कर रहा हूँ मैं आज, कल वही कर रहा था, रह गया। अभी 2-3 ही वहाँ पे अपलोड हुए हैं, वो डिलीट कर दिए थे जे वाले, फिर से अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो इधर से थोड़ा जल्दी हो जाता है, घर से वो बहुत टाइम लग रहा था, तो आज कर दूंगा इसको। ठीक है? यस सर। हो गया। अब आ जाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये तो जो चीजें हमें काम में आने वाली है उसके हमने आइडिया ले लिया है, फैक्टोरियल, एनसीआर, डिफाइन वगैरह, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर आ जाता है। जैसे ये पहले तो इसकी बात करेंगे, x + y का स्क्वायर क्या आता है? x² + 2xy + y² या आता है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 1 आ रहा है उसको 2c0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है ना, उसको जगह पे हमने 2c0 लिखा। फिर उसके बाद इस 2 की जगह पे लिखा है 2c1, एंड ये जो 1 आ रहा है उसकी जगह पे लिखते हैं 2c2। तो यहाँ से देखो हमें एक पैटर्न मिलता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? 2c0 से, और ये पूरी की पूरी पावर किसके साथ जाएगी? x के साथ। और ये एक चीज ध्यान रखना, इसको कैसे रीड करेंगे? यहाँ पे ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनको हमें इन दोनों में बांटना है। और किस तरीके से बांट सकते हैं? पूरा का पूरा x के साथ आ जाए, फिर उसके बाद एक x के पास चला जाए, एक y के पास, और फिर पूरा का पूरा y के पास। इस तरीके से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी तो पहला जब हमने लिखा 2c0 तो पूरा का पूरा चला गया किसके साथ? x के साथ। अब उसके बाद 2c1, एक x के पास एक y के पास, इसका मतलब एक तरीके से x की पावर क्या होगी? धीरे धीरे कम हो रही है, y की पावर बढ़ रही है। और इसमें जो डिग्री आएगी पूरे टर्म की वो हमेशा कितनी आएगी? 2। यहाँ पे रहता है इसमें की पावर 2 है, इसमें भी कितनी x की और y की 1 तो 2 है, और इसमें भी y की 2 है, वो होना चाहिए। तो ये इतना है कि x की घटेगी तो y की बढ़ेगी, और शुरुआत कहाँ से? 2c0, 2c1, 2c2। फिर ऐसे ही x + y का क्यूब, ये होगा यहाँ पे x³ + 3x²y, फिर 3xy² + y³। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3c0 × x³, फिर 3c1 × x²y, फिर उसके बाद 3c2 × xy² + 3c3 × y³। अब उसके बाद हमें x + y की पावर 4 का इसके पहले पता नहीं था, लेकिन अब इसकी हेल्प से हम उसका भी लिख सकते हैं। क्या आएगा बताओ? x + y की पावर 4 का एक्सपेंशन 4c0 से शुरुआत होगी। पहले पूरा पूरा x के साथ, तो x की पावर 4, फिर 4c1 x³ × y, 4c2 x² × y², फिर 4c3 x × y³, 4c4 y की पावर 4। और इसी से एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे हम x + y की पावर n। तो यहाँ पे आ जाएगा nc0 x की पावर n plus nc1 x की पावर n minus 1 into y, nc2 into x की पावर n minus 2 into y square, और ऐसे चलता जाएगा फाइनली ncn into y की पावर n। तो ये होता है बाइनोमियल का एक्सपेंशन। ठीक है, इसी से बाकी के सारे रिजल्ट्स हम जनरलाइज कर सकते हैं।
हो गया। तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एक्सपेंशन में, n+1। थोड़ा सोच समझ के, x की पावर n से शुरुआत हो रही है और n कहां पे हो रहा है, x की पावर 0 पे। तो n to 0 कितने टर्म्स होते हैं, मतलब 0 to n+1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, लिख लेना इसके बारे में कुछ पॉइंट। नंबर ऑफ टर्म्स ये रहेंगे यहाँ पे n+1। फिर डिग्री ऑफ ईच टर्म कितनी रहेगी, डिग्री ऑफ ईच टर्म ये रहेगी यहाँ पे n। फिर इसकी जनरल टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जा रहे हैं ना मेंस में, उसमें हमेशा इसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ती है, फिर आगे वो r की वैल्यू जो भी पूछा गया होगा वो आ जाता है। तो जनरल टर्म ये मैंने इसमें ये अगर आ गया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ही बचता है। जनरल टर्म ये आ जाएगी, और इसी को कहते हैं हम यहाँ पे TR+1 टर्म, ठीक है। और ये आ जाती है NCR, क्योंकि ये देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, थर्ड है तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ऐसे R+1 टर्म है तो यहाँ पे NCR। और ये देखो अगर NCR जैसे NC1 आ रहा है तो x की पावर में n-1, NC2 आ रहा है तो x की पावर में n-2, तो वैसे ही यहाँ पे x की पावर में आ जाएगा n-r इनटू y की पावर में r, ठीक है। और उस एक्सपेंशन को अगर हमें लिखना है सिंपल, तो वो एक्सपेंशन देखो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n समेशन NCR x की पावर n माइनस r इनटू y की पावर r, और r कहां से कहां वैरी करेगा 0 टू n, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू देते जाओ उसकी अलग अलग टर्म बनती जाएगी और वो एडिशन में आता जाएगा, तो वो एक्सपेंशन है, ठीक है। तो जनरल टर्म आ जाएगी इसकी NCR x की पावर n माइनस r इनटू y की पावर r। और ये इसलिए लिखवाया क्योंकि इससे उल्टा भी पूछा जाता है, हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन रहती है और हमें देखना पड़ता है कि वो किसका एक्सपेंशन है। जैसे मान लो हमें ये गिवन है r from 0 to n NCR x माइनस 1 की पावर n माइनस r इंटू 1 की पावर r, तो ये किसका आएगा बताओ, x की पावर, थोड़ा सोच समझ के बताओ। इसी को उल्टा करना है, अब हमें बताना है वो किसका एक्सपेंशन है। तो ये देख लो अगर x की पावर n माइनस r y की पावर r और यहाँ पे NCR, तो ये किसका एक्सपेंशन था, x प्लस y की पावर n का। यहाँ पे किसका रहेगा, x माइनस 1 प्लस 1, या तो अगर मान लो यहाँ पे 2 दिया जाएगा तो x माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, इसका वो एक्सपेंशन रहेगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें मॉड्यूल में मिलेंगे, तो पता नहीं एग्जाम में तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया ऐसा, चांसेस है, लेकिन उल्टी चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम ये देखते हैं ना इसका कोएफिशिएंट उसका कोएफिशिएंट, तो सीधे तरीके से जाते हैं, और जैसे ही फिर सीरीज आती है तो हम फिर उल्टा जाते हैं, हमें वहां पे सीरीज दिखती है वो किसके एक्सपेंशन में किसका कोएफिशिएंट। अभी तो हम क्या देखेंगे, ये एक्सपेंशन है उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, वहां पे हमें कोएफिशिएंट गिवन रहेगा, वो किसका एक्सपेंशन रहेगा ये पूछा जाएगा आगे। तो दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड होता है ये टॉपिक, एक तो जनरल टर्म से रिलेटेड सारी चीजें होती है, फिर आता है सीरीज, एंड फिर लास्ट में जाता है मल्टीनोमियल एंड नेगेटिव कोएफिशिएंट वाला। तो लिखो और इसके क्वेश्चंस लिखो तुम, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हो।
तो लिखो फाइंड इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of x square minus 3 upon x की power 30 x square minus 3 upon x की power 30 find first part में seventh term binomial coefficient of x की power 6 फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 आती है x की पावर 6 यहाँ पे हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 61 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -31 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इस 7 में है कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x लीस्ट पावर ऑफ x पेपर कैसा हुआ है शिवस तुम्हारा? बहुत बुरा गया है सर, बीमार था, कुछ भी पढ़ के नहीं गया था। अभी तो ठीक है ना तबीयत? हाँ सर। कौन से इसमें था? 16 में था क्या? 17th में शिफ्ट 2 क्या? चलो कोई नहीं। बन गया? यहाँ पे इसकी जनरल टर्म बस निकालनी है, उससे सारी चीजें आ जाएगी। तो ये देख लो, जनरल टर्म क्या आती है पहले तो बताओ इसकी। और ये जो हाईएस्ट है लीस्ट पावर है वो तो डायरेक्टली बता सकते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? थोड़ा सोच समझ के बताना। जैसे मैंने बोला था ना कैसे रीड करना है इसको, 30 ऑब्जेक्ट से 2 में बांटना है, उस तरीके से रीड करके हम हाईएस्ट या लीस्ट पावर के बारे में बता सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर कब मिलेगी? जब ये पूरा का पूरा 30 हम इसको दे देंगे तो पावर कितने आएंगी? 60। और लीस्ट पावर कब मिलेगी? जब हम पूरा का पूरा 30 इसको दे देंगे और वो पावर कितनी आएगी? -30 आ जाएगी। -30। ठीक है, तो ये पावर हमें मिलेगी। और उसके बाद ये देख लो जनरल टर्म इसकी वो आ जाती है 30CR। x स्क्वायर की पावर में 30 -r, ठीक है, एंड -3 अपॉन x की पावर में r। तो ये 30CR
x की पावर में 60 माइनस 2r और यहाँ से माइनस r जाएगा और ये माइनस 3 की पावर में r बचा है। तो इसकी जो जनरल टर्म आ रही है 3r प्लस 1 टर्म वो आ जा रही है 30cr माइनस 3 की पावर में r एंड x की पावर में 60 माइनस 3r। ये आ गई। अब हमें पहले वाले का आंसर चाहिए 7th टर्म, तो r की जगह पे क्या पुट करेंगे 6, r की जगह पे 6 पुट करने पे 7th टर्म हमें मिलेगी। तो फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट, इसमें r की जगह पे पुट कर देंगे तो t7 आ जाएगा 30c6 माइनस 3 की पावर में 6 और ये आ जाएगी x की पावर में 6 पुट करने पे कितना आ जाएगा 48। तो ये देख लो अब कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंस क्या होता है। ये जो होता है ना एनसीआर, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसको कहेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड इस पूरे को ये x की पावर 48 के मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है ना उस पूरे को हम कहेंगे कोएफिशिएंट। ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट आएगा उस पूरे को कहेंगे कोएफिशिएंट एंड इस एनसीआर में जैसे 36 है उसको कहेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो जैसे x की पावर 48 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जाएगा तो वो आएगा 36 एंड x की पावर 48 का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो पूरा आएगा। तो ध्यान रखना डिफरेंस क्लियर है कोएफिशिएंट का इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये t7 आ जाएगा। सेकंड हमें क्या चाहिए x की पावर 6 चाहिए थी, तो यहाँ पे बताओ ये 60 ये जनरल टर्म में x की पावर 6 चाहिए तो ये 60 माइनस 3r इज इक्वल टू 6, तो 3r इज इक्वल टू 54, r इज इक्वल टू कितना आएगा ये 1 हाँ 18 आ जाएगा r 18 आ गया, होल नंबर आ गया। होल नंबर ही होना चाहिए ना, ये एनसीआर कब डिफाइन होता है जब r होल नंबर रहेगा और 30 से छोटा रहेगा। ठीक, तो डिफाइन हो गया ये। तो उसमें देख लो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए तो 30c18 ये उसका आंसर है कि बाइनोमियल मींस बस इतना ही कंसीडर करना है। तो r की जगह पे 18 आ गया तो 30c18 उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या आएगा थर्ड पार्ट की जब बात करेंगे तो r की जगह पे अब ये भी लेना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 में, तो वो हो जाएगा r इज इक्वल टू 18 आने वाला है 30c18 इनटू माइनस 3 की पावर 18। तो ये उसका कोएफिशिएंट है एंड 30c18 क्या है सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। क्लियर है। आगे वाला करो 61 का कोएफिशिएंट नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 60, यहाँ पे बोल रहा है 61, पॉसिबल है क्या नहीं है पॉसिबल। फिर उसके बाद x की लीस्ट पावर कितनी जाएगी माइनस 30, लेकिन यहाँ पे बोला गया माइनस 31 का, वो तो आएगा ही नहीं उसमें, तो उसका कोएफिशिएंट 0। और मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। ये हो गया तो बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी लिख लो इसको। हो गया। इसके बाद हमें चाहिए x की पावर 61 फोर्थ में, तो ये देखो 60 माइनस 61 60 माइनस 3r
इज इक्वल टू 61 होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू -1/3 पॉसिबल ही नहीं है। r होल नंबर होना चाहिए था, नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद फिफ्थ में 60 माइनस 3r इज इक्वल टू -31, तो r इज इक्वल टू आ रहा है 91/3, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से इधर भी कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0। फिर सिक्स्थ में देखना 17 चाहिए था, तो 60 माइनस 3r इज इक्वल टू 17, 3r इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 43, तो r इज इक्वल टू 43/3, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, होल नंबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0। सेवेंथ में कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर कितनी है उसके लिए देखते हैं ना, ये 60 माइनस 3r पावर ऑफ x कितनी आ रही है 60 माइनस 3r, ये आ रही है, ये हाईएस्ट होनी चाहिए, इसका मतलब उसके लिए r कैसा होना चाहिए, r मिनिमम होना चाहिए ना। डायरेक्टली भी अगर ऐसे देखना है, मान लो उधर से नहीं कर रहे हम, इधर से डायरेक्टली हमें देखना है, तो हाईएस्ट पावर चाहिए और r क्या है यहाँ पे होल नंबर है, तो r को अगर हमने मिनिमम ले लिया तो उस केस में हमें x की पावर कैसी मिलेगी हाईएस्ट, एंड r को अगर मैक्सिमम ले लिया तो x की पावर कैसी मिलेगी हमें लीस्ट, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x यह आ जाएगी x की पावर 60, जब उसके लिए r कितना होगा r इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 30 माइनस 3 की पावर में 0, तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 1, एंड फिर लीस्ट पावर के लिए r क्या लेना पड़ेगा 30, r मैक्सिमम 30 ही हो सकता है, तो मैक्सिमम ले लेंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है ये पहला एग्जांपल जनरल टर्म, फिर उसके बाद r कैसा होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, और वो किसके बीच n से क्या होना चाहिए छोटा, तो उसका ध्यान रखेंगे बस, एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, third term in the binomial expansion, third term in the binomial expansion of, third term in the binomial expansion of 1 plus 1 plus ये x की पावर log x base to 1 plus x की पावर log x base to the power 5 to the power 5 is 2560, is 2560, then find the value of x। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जिसमें क्या आ रहा है FOM1 का भी यूज हो रहा है एंड जिसमें बाइनोमियल भी लग रहा है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल में ज्यादा आ रहे हैं, शिफ्ट में नहीं आया था ये, हाँ कोई नहीं, कोई किसी किसी में आया होगा ऐसा, करो जल्दी करो, हाँ ज्यादा हार्ड तो नहीं देंगे मेंस में, इसका क्वेश्चन बनने वाला होगा। कौन से नंबर की टर्म बोला गया है, थर्ड नंबर की टर्म, तो इसकी थर्ड नंबर की टर्म निकाल के इसके इक्वेट कर दो और निकालो x। इसको अरे नहीं, ये देखो थर्ड टर्म कौन से आ रही है इसकी 5c2 into x
इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2560। 5 से 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, ये वैल्यू 10 आ जाएगी। कैलकुलेट कर देना, ये x की पावर में log x बेस 2 का स्क्वायर 2560, 0 0 गया, अंडर रूट ले लेंगे तो x की पावर में log x बेस 2 ये आ जाएगा प्लस माइनस 16, ठीक है, प्लस माइनस 16 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस 16 ले माइनस 16 तो हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन में हमने देखा है f ऑफ x की पावर g ऑफ x वाला फॉर्म, या तो ये भी देख लेना, ये log डिफाइन होना है तो x कैसा होना पड़ेगा पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर में ये कुछ भी आने दो तो भी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पॉजिटिव की पावर में चाहे निगेटिव क्वांटिटी भी रहे चाहे पॉजिटिव भी रहे, वो पॉजिटिव भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें माइनस 16 तो नहीं मिल पाएगा, मिलेगा कौन सा 16। तो x की पावर में log x बेस 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों तरफ log ले लेंगे बेस 2 का log लेंगे दोनों तरफ, यहाँ से एक लगती है उसकी क्यों करना ऐसा, बेस 2 का log यहाँ से, तो log लेने के बाद ये हो जाएगा log x बेस 2 इसकी पावर में log x बेस 2 इज इक्वल टू log 16 बेस 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जब log के अंदर के क्वांटिटी के पावर में रहता तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, तो ये log x बेस 2 मल्टीप्लिकेशन में इनटू ये log x बेस 2 इज इक्वल टू ये 4, ठीक है। अब ये log x बेस 2 का क्या आ रहा है स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर माइनस 2, पॉजिटिव है क्वांटिटी, x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी तो वो आ गई। log नेगेटिव भी ले सकता है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव है, ये उसका आंसर है 4 एंड 1/4। जल्दी से लिख लो, किसी को कोई डाउट है इसमें? हो गया? तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल टर्म्स इन 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 की पावर में 50, इसमें नंबर ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल टर्म्स चाहिए। तुम्हारा मोबाइल रेडी रखना, तो वो हो गया डिस्चार्ज होने वाला। हाँ जल्दी जल्दी करो, 2% बाकी उसमें बैटरी। क्या आ रहा है आंसर बताओ? ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो, कर दिया ना?
वैसे नहीं रे, कितने आ रहे रैशनल, कितने इरेशनल? पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने आएंगे? 16 आएंगे, क्योंकि जब x प्लस वाई की पावर n करते हैं तो उसमें कितने रहते हैं? n प्लस 1। यहाँ पे 15 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये रहेंगे 60। फिर उसके बाद इसमें आप जनरल टर्म निकाल लेते हैं इसकी, r प्लस 1 नंबर की टर्म जो है वो आ जाएगी 50 cr 3 की पावर में 15 माइनस r अपॉन 5 एंड 2 की पावर में r बाई 3। अब ये रैशनल नंबर अगर होना है तो 2 की पावर भी कैसे आनी चाहिए? होल नंबर। एंड 3 की पावर भी कैसे आनी चाहिए? होल नंबर। तब जाके इसको हम क्या कह सकते हैं? रैशनल। तो यहाँ पे देखो, क्या हम r की जगह पे 0 ले सकते हैं क्या? मतलब होल नंबर अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ r क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। एंड 15 माइनस r क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल तो हम पहले उसको बना देंगे, फिर उसके लिए चेक करेंगे। जैसे 3 का मल्टीपल है 0 आता है होल नंबर्स में, तो 0 जब लेंगे तो ये लिख देना 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 3 होल नंबर, मतलब रैशनल है। अब ये बताओ r की जगह पे 3 ले सकते हैं क्या? 3 ये तो मान लो हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये तो थोड़ी ना 1 आ पाएगा, ये फ्रैक्शन में रहेगा तो 3 भी गया। फिर उसके बाद 6 इधर ये तो आने वाला है क्योंकि हम 3 के मल्टीपल ही ले रहे हैं, बस चेक किसको करना है? इसको चेक करना है क्या ये होल नंबर आता है। तो 6 लेने पे वो नहीं आ रहा, 9/5 आ जाएगा। 12 15 और हम r मैक्सिमम 15 तक ही ले सकते हैं क्योंकि 0 to 15 तक जा सकते हैं। तो r की दो वैल्यूज है जिसके लिए ये क्वांटिटी कैसी आ रही है? रैशनल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हैं? 2। तो बाकी बचे हुए कैसे रहेंगे? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स वो आ जाएंगे 16 माइनस 2 दैट इज 14। दो रैशनल है एंड 14 इरेशनल है। क्लियर है? ऐसा एक सेम एग्जांपल अब है 9 की पावर 1/4 एंड 8 की पावर 1/6। 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6, इसकी पावर में 1000। तो यहाँ से हमें बताना है नंबर ऑफ रैशनल एंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। नंबर ऑफ रैशनल एंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। वो 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 मतलब वो 9 की पावर 1/4 को 3 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/6 को 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/2 आ जाएगा वहां से। और जल्दी से बताओ इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/2 इसकी पावर में, तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे 1001 आ जाएंगे। और उसके बाद उसकी जनरल टर्म r प्लस 1 नंबर की टर्म, तो ये 1000 cr 3 की पावर में 1000 माइनस r अपॉन 2
n टू की पावर में r अपॉन 2। तो यहाँ से बताओ 2 किसका मल्टीपल होना चाहिए, r किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल। और ये देखो r को अगर हमने 2 का मल्टीपल लेके आए ये भी होल नंबर आएगा और ये भी कैसा आ जाएगा, होल नंबर। बस r की वैल्यू करते जाओ, r 0 2 4 अप टू 1000। तो इतने r आएंगे। तो ये देखना कितने टर्म्स है, वो सारे एक ही में है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना है तो वो देखो लास्ट टर्म 1000 है, फर्स्ट टर्म 0 है, यहाँ पे -1 into 2 तो n is equal to आ जाएगा 501। तो ये नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स 501 है। तो इरेशनल टर्म्स कितने आएंगे, 500। ठीक है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाएंगे 501। therefore number of irrational terms क्या आ जाएंगे, 500। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद ये एक तरीके से जनरल टर्म की हम हेल्प ले रहे हैं, आर की वैल्यू क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में हमने वही किया। और एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें जनरल टर्म की हेल्प तो लेनी ही है। तो वो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, या तो पहले ये चीज देख लो, ये सभी लोगों ने लिख लिया था ना अभी वाला, जल्दी मिटा दिया क्योंकि इसको ऑनलाइन क्लियर है ना ये अभी जो एग्जांपल हुआ था। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब मान लो हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + x + x² इनटू 1 + x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें इसमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इसमें। तो एक तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो बहुत इजी है इसमें, वो करने के लिए आ जाएगा। तो वो करके देख लेते, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो पहले ये 1 + x + x², फिर x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो x + x² + x³। तो ये देखो यहाँ पे x की पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना आया, 2। मतलब उसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये यहाँ से 1 ले रहे, 1 मतलब ये कितना है, x की पावर 0 है। तो ये x की पावर 0 इनटू यहाँ पे भी 1 x की पावर 0, फिर यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0, फिर उसके बाद वहां पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 0, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा वहां से x की पावर 1 इनटू यहाँ पे x की पावर, वहां पे x की पावर 0, ये 1 मींस x की पावर 0, यहाँ पे x ले रहे हैं तो x की पावर 1, फिर वहां से x की पावर 1, इधर वाले से x की पावर 1, उधर से x की पावर 2 और इधर से x की पावर 1, इस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट एक हमें यहाँ से मिलेगा और एक हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो x की पावर 2 का फाइनल कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2। एक तो हो गया, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में देख लो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है जिससे हमें x की पावर 2 मिल रहा है। एक तो ये है, जब हम यहाँ से x की पावर 2 ले रहे हैं तो यहाँ से x की पावर क्या लेना पड़ता है, 0। फिर उसके बाद उधर से भी 1, इधर से भी 1, इसका मतलब जब हम यहाँ से x की पावर 1 ले रहे हैं तो यहाँ से भी x की पावर 1। तो इस तरीके से केसेस हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पे तो x की पावर 2 था, तो यहाँ से x की पावर 2 ले लिया, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 1, तो यहाँ से भी x की पावर 1 आना चाहिए। और अगर मान लो हमने यहाँ से x की पावर 0 लिया तो यहाँ से कितना आना चाहिए था, x की पावर 2। लेकिन क्या ये है क्या, यहाँ पे x की पावर 2 है ही नहीं यहाँ, तो इसकी वजह से ये केस नहीं आ रही है। तो इसमें भी देखो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 प्लस अगली केस x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है वो 1 इनटू यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन। पहले हम क्या बनाएंगे, केसेस, उधर से कौन सी पावर, इधर से कौन सी पावर, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके कोएफिशिएंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन लिखो तुम इसके ऊपर, ये तो समझाने के लिए लिखा था, एक क्लियर है। क्या करना है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
find the coefficient of x की power 4 in 1 plus 2x plus x square into 1 plus x की power 10। इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जल्दी करो। कितने केसेस बनेंगे? 3। अरे उधर 3 ही पावर अवेलेबल है ना, इधर तो 3 ही पावर, x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2, उसके अकॉर्डिंगली 3 केसेस। जब हम यहां से x की पावर 0 लेते हैं तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? 4 ना, 4 चाहिए, फिर कहां जाएंगे? यहां से x की पावर 1 तो यहां से x की पावर 3, यहाँ से x की पावर 2 तो यहाँ से x की पावर 2, और ये देख लेना इसकी जनरल टर्म यहाँ पे लिख कर रख देना KCR x की पावर 1, और उसके अकॉर्डिंगली देख लो पहली केस का आंसर। x की पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? r 10 से 3 क्या पुट करना पड़ेगा? 4, तो वो आएगा 10C4, ये पहली केस का आंसर। दूसरी का आंसर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 और x की पावर 3 का कोएफिशिएंट r की जगह पे 3, x की पावर 3 चाहिए तो r की जगह पे 3, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 10C3। फिर x की पावर 2 का कोएफिशिएंट उधर 1 और इधर 10C2। क्लियर है सभी को ये? हाँ जो भी आ रहा है रहने दो, ऐसे ही कैलकुलेट करते रहना घर पे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन 1 plus 3x square plus x की पावर 4, और यहाँ पे 1 plus 1 by x की पावर में 8। जल्दी से जो भी आ रहा होगा कैलकुलेट मत करना, ऐसे बताओ केसेस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे होगा सभी का ये आसान से क्वेश्चन है, जनरल टर्म बस
यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसकी जनरल टर्म लेकर रखना xr एंड x की पावर में माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे x की पावर 0, x की पावर -2, x की पावर 2, x की पावर -3, x की पावर 4, x की पावर -2, हाँ -5, और इधर नेगेटिव पावर आएगी x की, क्योंकि r कैसा होल नंबर होता है तो पावर नेगेटिव ही आने वाली है x की, जो भी 0 या फिर नेगेटिव। तो पहली केस का आंसर है x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 एंड x की पावर -1 का चाहिए तो r की जगह पे 1, तो वो 8c1। फिर दूसरे का आंसर x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 3 एंड यहाँ पे -3 का चाहिए तो 8c3। फिर उसके बाद 1 into 8c5, ये इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है ये तो अभी हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि केसेस कैसे बनाने हैं, दो का प्रोडक्ट है डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है खुद की तरफ से भी। ऐसे एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 8 in the x की पावर 7 in the expansion of 1 minus x की पावर 10, 1 plus 1 by x की पावर 10, इसमें चाहिए हमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट। थोड़ा सोचो, केसेस मत बनाने लग जाना तुरंत ही, इसको थोड़ा अरेंज करो। फिर ऐसे क्वेश्चन मतलब थोड़े से टफ बन जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले अरेंजमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद बहुत आसानी से बन जाता है इसके बाद। एक मिनट, 7 लिखा है क्या अपन ने? 10 कर लो, 10, x की पावर 7 की जगह x की पावर 10 कर लो। केसेस बनाने जाएंगे तो बंदे आते चले जाएंगे। डायरेक्ट हाँ वो है, डायरेक्ट तो आ ही रहा है। फिर क्या करते हैं, तुम कुछ कम कर लेना, 10 का तो डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को दूसरे इसके लिए दिया है 6 सही है। फिर 6 में अगर केसेस भी बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे, 6 केसेस थोड़ी बनाने वाले हो तुम लोग, है ना। यहाँ पे देख लो इसको करने का तरीका, x की पावर 6 का ये 1 माइनस x की पावर 10, इधर देख लो ये x प्लस 1 अपॉन x की पावर 10, ये 1 माइनस x की पावर 10, 1 प्लस x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10। ऊपर में देखो a माइनस b a प्लस b बन गया, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 10 ये आ जाएगा, और नीचे में x की पावर कितना है 10, ठीक है। अब इस पूरे में हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ये चाहिए था। अब तुम खुद बताओ, अगर हमें x की पावर 6 चाहिए तो ऊपर में हमें कौन सी पावर लेनी पड़ेगी ताकि ये नीचे वाला 10 जाके उसको 6 बना देगा। x की पावर 16 चाहिए होगी ऊपर में अगर हम x की पावर 16 निकालेंगे तभी तो ये x की पावर 10 ऊपर जाके इसको क्या बना देगा, x की पावर 6। तो न्यूमरेटर में जो चीज है उसमें हमें चाहिए x की पावर 16, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16, इसमें 1 माइनस x स्क्वायर की पावर है, ठीक है। ये 16 कैसे आया, क्लियर है, क्योंकि नीचे x की पावर 10 था तो ऊपर में तो 16 आना चाहिए, तभी ये x की पावर 6 मिलेगा पूरे में। तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म 10cr माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स स्क्वायर की पावर में 2r, तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, r की जगह पे वे 8 चाहिए, 16 चाहिए ना, 8 पुट करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू 8,
तो यहाँ से उसका जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा tan C8 -1 की पावर में, दैट इज tan C8 इसका आंसर। क्लियर है कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? थोड़ा सा ध्यान से करना इसको, मतलब सोचना बस यहाँ तक था, उसके बाद तो आसानी से बन गया, वो बंद हो गया उससे। लाओ तुम्हारा लगाओ। क्लियर है ये वाला एग्जांपल ऑनलाइन? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। यस सर। क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, तो और एक इसी तरीके का लेते हैं। देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 plus x 1 minus x की पावर 10 1 plus x square की पावर में 9। इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18। क्या करोगे बताओ इसमें? 1 minus x को स्प्लिट करेंगे पहले। अरे नहीं रे, स्प्लिट करने के बाद हालत नहीं खराब हो जाएगी? नहीं सर, आसान बनता है उसके बाद में। 1 एक्सपेंशन बताओ क्या होता है, मतलब इसका ये 1 minus x क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमें यूटिलाइज करनी है। इसको हम स्प्लिट करेंगे 1 minus x, यही बोल रहे थे क्या तुम सुरेश? हाँ, तो वो 1 minus x square into 1 minus x cube बनता है। हाँ वही, मुझे लगा तो उसको एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, उसको स्प्लिट करना है इसमें दो पार्ट में इस तरीके से। तो ये देखो, ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे 1 minus x क्यूब, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 1 minus x क्यूब की पावर 9। बन गया? ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18। तो इसमें देखो, इसमें दो ही पावर अवेलेबल है, तो दो ही केसेस बनेंगे, 0 यानी यहाँ पे 18 आना चाहिए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। इसकी पहले जनरल टर्म देख लो। जनरल टर्म आ जाती है 9cr माइनस 1 की पावर r x की पावर 3r। तो x की पावर 18 चाहिए, तो
तो 3r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 80, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 6 एंड 60 चाहिए तो 2r 3r इज इक्वल टू दिस। ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब सेकंड केस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहां से x की पावर 2 तो यहाँ से x की पावर 16 आना चाहिए था, लेकिन जब हमने 3r को 16 के इक्वल किया तो r 16/3 आ रहा है, तो वहां से तो कोई आंसर नहीं मिलेगा हमें। मिलेगा तो सिर्फ पहली वाली केस से, और वो आएगा कितना, यहाँ पे x की पावर 0 1 और ये 18 60 की जगह पे 6 तो 9c6 माइनस 1 की पावर 6, 9c6 आंसर इसका। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाता है 7 * 8 * 9 डिवाइडेड बाय 6 7 * 12 तो ये आ जाएगा 84 आंसर है इसका। क्लियर है? बन जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चंस। चलो ठीक है, फिर बाकी की चीजें हम कल के लेक्चर में करते हैं। कल क्लास होगी अपनी, और वो होगी मॉर्निंग में 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 होगी, ऑनलाइन होगी वो क्लास। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम बाइनोमियल को। कल ये एक्सपेंशन मतलब ये खत्म हो जाएगा, पूरा सीरीज भी चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें सीरीज कंप्लीट करके फिर लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।